नमस्कार, मेरा नाम अनुष्का आरती सिंह है और आज मैं आपको भारत में राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ाने वाली हूँ। इतिहास का पाठ 6। अब सबसे पहले हमारे दिमाग में ये ख्याल आता है कि राष्ट्रवाद होता क्या है। तो जैसा कि आपकी पाठ्य पुस्तक में लिखा है कि राष्ट्रवाद का शाब्दिक अर्थ होता है राष्ट्रीय चेतना का उदय। इसका मतलब आम शब्दों में कहा जाए तो राष्ट्रवाद का मतलब होता है जब हमारे मन में आप अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम, एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखने की भावना उत्पन्न होती है, उसे हम राष्ट्रवाद कहते हैं। क्योंकि 19वीं शताब्दी में हमारा देश छोटे छोटे राज्यों या रजवाड़ों में विभाजित था और एकाकीकरण का नाम दूर दूर तक कहीं नहीं था। इसीलिए हमें राष्ट्रवाद की बेहद ज्यादा जरूरत थी। राष्ट्रवाद का सबसे अच्छा उदाहरण हम देखते हैं हमारे स्वतंत्रता संग्राम के समय। हमारी स्वतंत्रता संग्राम का संघर्ष एक ऐसी गौरव गाथा है जिसे हमें बतौर नागरिक अपने जीवन भर याद रखना चाहिए। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि भारत में राष्ट्रवाद स्वतंत्रता संग्राम के समय हुआ था और उसके उदय के क्या कारण थे, ये आपके पाठ में पहले पेज पर दिया हुआ है। इसके चार का मुख्य कारण थे। राजनैतिक कारण, राजनैतिक कारण, आर्थिक कारण, सामाजिक कारण एवं धार्मिक कारण। चार हो गए। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे राजनैतिक कारणों के बारे में। हम सभी को पता है कि अंग्रेजी शासन की जो प्रशासनिक नीतियां थी, जिन्हें हम अंग्रेजी में एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज कहते हैं, उससे भारतीयों का शोषण होता था। वो भारतीयों की सहूलियत के लिए बनी ही नहीं थी, वो तो ब्रिटिशर्स मतलब अंग्रेजों के लिए बनी थी। इसीलिए इससे भारत के लोग बेहद ही परेशान थे। दूसरे पेज पर आ जाते हैं। इसमें जब हम ये पढ़ते हैं कि आपने अभी तक 1857 के रिवोल्ट के बारे में पढ़ा होगा, जब उसमें क्वीन विक्टोरिया ने भारत को अपने अधीन किया था, तब लोगों का गुस्सा बढ़ने लगा था क्योंकि ब्रिटिशर्स की राजनीतिकरण और उनकी प्रशासनिक नीतियां हमारे 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 फेवर में नहीं थी। अब इसका जो सेकंड पैराग्राफ है, ये आपके लिए आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें कई एक्ट्स दिए हैं, उनके लगाए जाने के ईयर दिए हुए हैं और किस वाइसरॉय ने उन्हें लगवाया था वो दिया हुआ है, और वो जानना हमारे लिए बेहद ही जरूरी है। तो आइए देखते हैं कि इसमें कौन कौन से एक्ट्स दिए हैं। पहला 1878 में लगाया हुआ वर्नाक्यूलर एक्ट, जिसे लॉर्ड लिटन ने लगाया था। इसमें प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिए गए थे, रोक लगा दी गई थी। भारतीय अपने स्वतंत्रता संग्राम के लिए राष्ट्रवाद की भावनाएं जो हम उत्पन्न होती थी लोगों के दिल में, उसको दबाने के लिए प्रेस पर यानी न्यूज़पेपर, मैगजीन, इस तरीके के जो प्रेस के साधन थे, उन पर रोक लगा दी जाती थी। फिर 1879 में हुआ आर्म्स एक्ट, जिसके तहत भारतीय आर्म यानी शस्त्र नहीं रख सकते थे। ये भी एक तरीके से हमारे राष्ट्रवाद को, हमारी स्वतंत्रता संग्राम के संघर्ष को रोकने का एक तरीका था। 1883 में लगाया गया इल्बर्ट बिल। इल्बर्ट बिल का उद्देश्य ये था कि जो फौजदारी मतलब क्रिमिनल केसेस, अब क्रिमिनल केसेस तो क्रिमिनल केसेस तो दोनों के अगेंस्ट ही होते हैं, चाहे भारतीय हो चाहे ब्रिटिशर्स हो। तो इस बिल से ब्रिटिश ने ये कहा कि एक इंडियन जज भारतीयों को और यूरोपियन लोगों को, दोनों को ही समान न्यायालय में दोनों के ही मुकदमे सुने जा सकते थे। लेकिन यूरोपीय निवासियों को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई और इस बिल को वापस ले लिया गया। इसी दबाव के तहत अब हम आते हैं 1899 के लॉर्ड कर्जन के कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट में।
जिससे ये हुआ कि निर्वाचित सदस्यों की संख्या में कमी आ गई। निर्वाचित सदस्य वो थे जो भारतीय जनता द्वारा चुन कर आए होते थे। लेकिन लेकिन उनकी जब संख्या कम हो जाती है तो उसका अर्थ ये हुआ कि अब ब्रिटिशर्स उन पदों पर ज्यादा नियुक्त किए जाएंगे, ना कि भारतीय, जिसकी वजह से लोगों में गुस्सा बढ़ा। बेरोजगारी भी बढ़ेगी जब आप जब भारतीयों को आप नौकरी नहीं देंगे। सो ये एक कारण था। फिर 1904 में विश्वविद्यालयों मतलब यूनिवर्सिटीज या कॉलेजेस के जो बच्चे थे जो कि स्वतंत्रता संग्राम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे, उन पर भी नियंत्रण कसा गया। 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया। बंगाल उस समय, जो कि अब हमारा वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश दोनों एक होता था, तो उस समय उन्होंने उसे दो हिस्से में बांट दिया। जो इस वक्त बांग्लादेश है वहां मुसलमानों की पॉपुलेशन ज्यादा थी, जनसंख्या ज्यादा थी, तो उनको एक तरफ विभाजित कर दिया और दूसरी तरफ हिंदुओं को विभाजित कर दिया गया। इसे आपने इससे पहले भी सुना होगा, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, ताकि हिंदू और मुसलमान आपस में बंट जाए और ब्रिटिशर्स आराम से हम पर शासन कर सके है। लेकिन इसके खिलाफ भारत में स्वदेशी और बॉयकॉट मूवमेंट्स लॉन्च किए गए, लगाए गए, जिससे उन्हें 1911 में ये विभाजन, बंगाल का विभाजन रद्द करना पड़ा, उसे वापस लेना पड़ा। 1907 में हम देखते हैं कि देशद्रोही एवं अधिनियम सभाओं पर रोक लगाने के लिए तथा 1910 में इंडियन प्रेस एक्ट, जिसमें फिर न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स में छपने वाले आर्टिकल्स को या छपने वाले लेखों को उनको पारित किया गया, उन पर रोक लगाई गई। ठीक है। अब हम सभी ने डलहौजी के बारे में पढ़ा होगा। तो डलहौजी की कई सकारात्मक नीतियां थी, जिनमें से रेलवे, टेलीग्राफ लाइन, व्यवस्थित परिवहन व्यवस्था थी। अब इन सब से क्या हुआ कि लोगों के बीच में जो दूरियां थी वो कम हुई। कोई बंगाल में बैठा है और मद्रास के किसी व्यक्ति से बात कर सकता था, किस टेलीग्राफ लाइन के द्वारा या फिर लेखों के द्वारा, है ना। तो इस वजह से तो इन सब से लोग एक साथ आने लगे, लोगों का एकाकीकरण होने लगा, लोग आपस में जुड़ने लगे, राष्ट्रवाद विकसित हुआ। इसके बाद भारत में अंग्रेजी शिक्षा नीति ने राष्ट्रवाद के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब भारत में शिक्षा जो थी उसके वो ब्रिटिश सरकार की नीतियों के द्वारा थी। उनसे भारतीयों ने सीखा कि मानवतावाद क्या होता है, व्यक्तिवाद क्या होता है, हमें एक दूसरे के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए। और सबसे जरूरी, फ्रांस और अमेरिका में जब स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, उसके बारे में भारतीयों को पता चला कि आजादी हमारे लिए कितनी जरूरी है। इसकी जानकारी हमें उसी शिक्षा से मिली। लॉर्ड मॉन्टेस्क्यू और एवं रूस के विचारों से भारत के लोग भी प्रभावित हुए। ये इस पेज पर यही सारी राजनीतिक कारण दिए हुए हैं। अब आ जाते हैं हम आर्थिक कारणों पे। आर्थिक मतलब इकोनॉमिकल, जो कि पैसों से, जिसका लेना देना पैसों से है। इकोनॉमिक्स आपको पता होगा, अर्थशास्त्र के बारे में। खैर, अब जब हम इसमें जब हम आर्थिक कारणों में आते हैं, तो सबसे ज्यादा जो आर्थिक कारणों से परेशान वर्ग था, वो किसान, मजदूर, दिहाड़ी मजदूर, इस तरीके के लोग थे। कामगार जो छोटे छोटे नौकरियां कर रहे थे, गरीब थे। और भारत उस समय गरीबी से ही गुजर रहा था, ज्यादातर लोग इसी वर्ग में आते थे। इन सब की स्थिति जो थी वो निरंतर बिगड़ रही थी, निरंतर गिर रही थी। किसान तो खास तौर पर इतनी ज्यादा अधिकतम लगान लगाया जाता था कि किसानों की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। अब स्थायी बंदोबस्त के द्वारा जमींदारों को निश्चित भू राजस्व कर के रूप में सरकार को देना पड़ता था, जिसे हम अंग्रेजी में परमानेंट सेटलमेंट कहते हैं। अब 20 साल के लिए अंग्रेज एक जमीन का एक तय कर
लगा देते थे और वही कर उन्हें देना होता था, चाहे बारिश हो, चाहे सूखा पड़े, चाहे कुछ भी हो जाए, उन्हें वो कर देना होता था, चाहे पैदावार हो चाहे ना हो, जिसका किसानों पर बहुत ज्यादा बुरा प्रभाव पड़ता था। तो और उन्हें अधिक से अधिक लगान, जमींदार किसानों को का शोषण करते थे। उनको महाजनों द्वारा शोषण के विरुद्ध जब भी वो किसान आवाज उठाते थे, तो जमींदार उन्हें बड़ी बेरहमी से दबा देते थे और उनसे अधिक से अधिक लगान वसूल किया करते थे। और साथ साथ में नील और कपास, आपको पता ही होगा, नील और कपास की खेती की से जो जमीन होती है वो बंजर हो जाती है, वो उतनी फर्टाइल नहीं रहती, वो उसमें उसकी पैदावार बहुत कम हो जाती है। और लेकिन तब भी अंग्रेज अपने फायदे के लिए कपास और नील को उपजवाते थे किसानों से जबरदस्ती, जिसकी वजह से किसान अधिक पीड़ित रहते थे। अब उसके अलावा जिसे इस सेकंड पैराग्राफ में हमें ड्रेन थ्योरी के बारे में बताया गया है। ड्रेन थ्योरी में होता ये था, ये हमें दादा भाई नारोजी ने बताई है कि जब यहाँ भारत में जब कोई चीज बनती थी और उसे बाहर बेचा जाता था, तो यहाँ के जो किसान, जो आर्टिसंस थे या जो कामगर वर्ग थे, मजदूर थे, जो इस तरीके की छोटी छोटी चीजें बनाते थे, उनको काफी फायदा होता था, क्योंकि वो सामान अब बाहर जा रहा है और आप उसे बेच सकते हैं, आपके पास अधिक आय आएगी, आपकी आय बढ़ेगी, आपके पास पैसा आएगा। लेकिन अंग्रेज क्या करते थे, यहाँ से सिर्फ कच्चा सामान ले जाते थे और इंग्लैंड में जाकर उसे बेच देते थे, और वहां पर जो इंडस्ट्रीज थी, जो बड़ी बड़ी मशीन थी, औद्योगिकरण था, उसकी मदद से वहां से खूब सारा सामान बल्क में बनकर भारत में आता था और भारत में ही बेच देते थे। इसकी वजह से दो चीजें हुई, अंग्रेज तो अमीर होते चले गए, लेकिन जो भारत के कामगर वर्ग था, जो मजदूर थे, वो उनकी मुसीबतें बढ़ती चली गई और वो गरीब होते चले गए, बेरोजगारी बढ़ गई। यहाँ की जो स्वधार जिसे हम कहते हैं, कॉटेज इंडस्ट्रीज, छोटी छोटी जो इंडस्ट्रीज थी, वो सब बंद हो गई, और जिसकी वजह से लोगों का गुस्सा होना स्वाभाविक था। अब विभिन्न समस्याओं पर विद्रोह के विभिन्न पहलुओं को के रूप में उभर कर सामने आ रहा था। अब 1857 में विद्रोह तक सैकड़ों विद्रोह हुए थे। हम ज्यादातर हमारी जो स्वतंत्रता की पहली लड़ाई थी सन 1857 में, उसके बीच में भी छोटे छोटे कई ऐसे विद्रोह हुए थे किसानों, कामगारों, मजदूरों के द्वारा, लेकिन उसे काफी बुरी तरीके से बर्बरता के साथ उसको दबा दिया जाता था, जिसमें से अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि नील विद्रोह और पवना विद्रोह प्रमुख थे। अब ऐसा क्यों भारतीय जब इतने सारे विद्रोहों को दबा दिया गया, तब भारतीयों के ये समझ में आया कि जीतने के लिए, अंग्रेजों से जीतने के लिए हमें इन सब चीजों की जरूरत है। परिपक्व नेतृत्व, लड़ाई के तरीके में शुद्धता होना और सुनियोजित आंदोलन के जरिए स्वतंत्रता प्राप्त करना, हमें ये सारी चीजों की बहुत जरूरत थी। अच्छे नेता चाहिए थे, लड़ाई के अच्छे तरीके चाहिए थे, लक्ष्य हमें अपना स्पष्ट चाहिए था कि हाँ भाई हमें ये चीजें जीतनी है, हमें ये चीजें चाहिए, तो इस तरीके की चीजें जरूरी थी। अब हम आ जाते हैं तीसरे, यानी सामाजिक कारणों में। अब सामाजिक कारण भी काफी जरूरी हो जाता है, क्यों? रंग भेद था ही, गोरे अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझते थे और भारतीयों को बहुत ही निचला समझते थे, अपने से हीन समझते थे, और उसी दृष्टि से देखते थे, और उनका भारतीयों के प्रति बर्ताव भी अच्छा नहीं था। यहाँ तक कि दक्षिण अफ्रीका में भी, जहाँ पे अंग्रेजों ने अपनी कॉलोनीज बनाई थी, अपना शासन कर रहे थे, वहां पे भी लोगों पे बहुत अनेक तरीके के प्रतिबंध लगा चुके थे। उन्हें रेलगाड़ियों में यात्रा नहीं करने देते थे, क्लबों में नहीं जाने देते थे, सड़कों पे, होटलों में अंग्रेज भारतीयों के साथ बेहद ही बुरा व्यवहार करते थे। अब सरकारी सेवाओं में होना
बहुत जरूरी था भारतीयों के लिए, क्योंकि जब तक आप सरकारी सेवाओं में नहीं होंगे, आप प्रशासनिक जो होता है डिसीजन मेकिंग जिसे हम कहते हैं, निर्णय लेना, वो हम भारतीय नहीं कर सकते थे जब तक कि हम उसका हिस्सा ना हो। लेकिन अंग्रेज जानते थे कि अगर भारतीय बहुत ज्यादा सरकारी सेवाओं में आ गए, पदों ऊंचे ऊंचे पदों पर बैठ गए, जैसे कि कलेक्टर हो गए या सेक्रेटरी हो गए किसी जरूरी विभाग के या किसी बड़े विभाग के, तो अंग्रेज उन पर अपना हुक्म नहीं चला पाएंगे। इसीलिए वो जो इंडियन सिविल सर्विस एग्जाम जो अभी भी होता है, आईएएस बनने के लिए, पीसी आईएएस बनने के लिए, आईएफएस, इस तरीके की जो सर्विसेज होती हैं, उसका जो एग्जाम जो अंग्रेजों के समय से आ रहा है, उसमें उसका जो चुनाव होता था, उसकी जो प्रतियोगिता की परीक्षा होती थी, उसमें भारतीय उम्मीदवारों का आना बेहद ही मुश्किल था। पहला, शिक्षा का अभाव था ही हमारे देश में। दूसरी बात ये कि उसकी जो परीक्षा होती थी वो इंग्लैंड में होती थी। इंग्लैंड में जाकर परीक्षा देना कई भारतीयों के बस से बाहर था, वो नहीं कर वहां पर शिक्षा दे पाते थे, वहां पर जाकर अपनी परीक्षा नहीं दे पाते थे। और अगर वो सफल भी हो जाते थे तो उस नियुक्ति में जो ब्रिटिशर्स थे वो बहुत ज्यादा कठिनाइयां उत्पन्न करते थे, बाधाएं डालते थे, ताकि वो अच्छे से काम ना कर पाए। अब यहाँ जिनकी तस्वीर आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, इनके बारे में आपको ये जानना जरूरी है कि ये हमारे प्रथम आईसीएस थे, इंडियन सिविल सर्विस में सम्मिलित होने वाले पहले भारतीय। ठीक है, तो अब उन्होंने भी बाद में अपनी पद से रिजाइन कर दिया था, अपना इस्तीफा दे दिया था। अब हम चौथे कारण पर आते हैं, धार्मिक कारण। हमें पता ही है हमारे देश में अन्य धर्म है, मेनली हिंदू और मुसलमान थे। लेकिन उस समय पर क्या चल रहा था कि जब राष्ट्रवाद उत्पन्न होने की स्थिति आ रही थी, तब बहुत सारे धार्मिक मूवमेंट्स जिन्हें कहते हैं, आंदोलन जिन्हें कहते हैं, उन्होंने बहुत अच्छी भूमिका निभाई। जैसे 19वीं शताब्दी में अनेक महापुरुषों ने सामाजिक और धार्मिक कुरीतियों के खिलाफ एक आंदोलन की शुरुआत की। सती प्रथा हो गया, छोटी बच्चियों को जो मार देते हैं पैदा होते ही, उसके खिलाफ आवाज उठाई गई। चाइल्ड मैरिज, छोटे बच्चों का विवाह करा देना, विडो मतलब विधवाओं की शादी ना होने देना दोबारा, इस तरीके की जो कुरीतियां थी, उस पर हमने अपना शिकंजा कसा कि इस तरीके की चीजें ना हो पाए धर्म के नाम पर। और ऐसे महापुरुषों में शामिल थे राजा राम मोहन रॉय, देवेंद्र ठाकुर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद। और इसके अलावा अंग्रेज भी ऐसे थे जो भारतीय समाज को सुधारने के लिए काफी अच्छा एक रोल प्ले कर रहे थे, एक अच्छी भूमिका निभा रहे थे। इनमें से एक थे विलियम जोन्स, मैक्स म्यूलर, चार्ल्स विल्सन और भी बहुत सारे लोग। अब सन 1885 में जब हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो आज भी एक बहुत बड़ी पार्टी है, नेशनल लेवल पे हमारी एक राजनीतिक पार्टी है वो, तो उसका गठन हुआ। और इसी के साथ राष्ट्रवाद के उदय की शुरुआत होती है। 1885 में कांग्रेस के बनाए जाने के बाद कई गरम दल के लोग भी इसमें शामिल थे। पहले नरम दल के लोग थे, जैसे दादा भाई नारोजी वगैरह हो गए, और फिर गरम दल के, जिसमें बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, जिन्हें हम लाल बाल पाल भी कहते हैं, आपकी पाठ्य पुस्तक में लिखा भी हुआ है। सो इन्होंने भी बहुत, चलिए तो अब